कुछ एक फुसफुसा रहा है, कुछ एक बात कर रहा है किसी के साथ, पता नहीं किसी के साथ, लेकिन बात कर रहा है कुछ कुछ ऐसे। तो वो बोलता है सो जा चुपचाप वरना गला दबा के मार दूंगा तेरे को। खून आ रहे थे, लिटरली खून आ रहे थे, उसके नाखून टूट के पूरा खून आ रहे थे। और वो दीवार भी डैमेज होने लगा था, इतना पावरफुल वो था मतलब उस टाइम। तो वो जो स्पीड था इसके अंदर आ गया, इसने जो कोहरा मचाया मतलब स्कूल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर लेना है। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे हादसे बहुत बुरी तरीके से हुए हैं। और कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, जो नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन कोई ऐसी गलती कर दे जिसका सॉल्यूशन उन्हें कभी ना मिल पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें सोम ने भेजा है। सोम जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, क्या बचपने में हुई गलती आगे तक मतलब पूरी ज़िंदगी में आपको बहुत बुरी तरीके से सता सकती है? वैसे तो आपने सुना होगा कि हर स्कूल का कहीं ना कहीं कोई इतिहास रहता है, लेकिन सोम ने बताया कि जहां उड़ीसा में 2017 में उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया था, उस स्कूल के बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। 2011 में वहाँ पर एक ऐसा खतरनाक इंसिडेंट हुआ जिसने उस स्कूल की पूरी नींव हिला दी। सोम जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ और अपनी पूरी स्टडीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं उड़ीसा के ही अलग अलग स्कूलों में बिताई। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2017 में मैंने उड़ीसा के एक स्कूल में एडमिशन लिया। कहीं ना कहीं मेरे पापा का तबादला बहुत ज़्यादा होता था, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसीलिए उस स्कूल में जब मैं गया तो स्कूल में जाने से पहले ही बहुत अजीब सी खबरें मिला करती थी। जैसे 2011 में इस स्कूल में बहुत ऐसे हादसे हुए थे जिसकी वजह से 2013-15 तक यहाँ पर बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। जब सोम ने अपने सीनियर से पता करने की कोशिश की तो उनके सामने एक ऐसा राज निकल के आया जो दिल दहलाने के लिए बहुत था। मतलब कह सकते हैं कि इतना गहरा राज खुल के आया कि जब आप सुनेंगे तो स्कूल के बारे में सोचकर शायद आपकी एक सोच बदल जाएगी। सोम ने बताया कि अक्षय भाई मैं 2017 में उस स्कूल में आया, मैंने सीनियर से कांटेक्ट बनाए और पहले मैं उस स्कूल का इतिहास आपको बताना चाहूँगा। वो जो स्कूल है वो 2 फ्लोर का हुआ करता था। 2 फ्लोर ऊपर एक टंकी रखी होती थी जो कि सीमेंट की टंकी होती थी। और ये पूरा स्कूल एक मिशनरी स्कूल है। एक टाइम पर ये एक हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन हॉस्पिटल होते हुए भी यहाँ पर इतनी सारी वारदात हुई, इतने सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, जहाँ पर हॉस्पिटल होते हुए भी इसे बंद करके एक स्कूल बनाया गया। इस स्कूल में हॉस्टल हुआ करता था तो सिर्फ लड़कों का। यहाँ पर सिस्टर्स, फादर और बहुत सारे ऐसे लोग रहा करते थे, माली, गार्ड, जो इस स्कूल की पूरी तरीके से रक्षा किया करते थे। लेकिन 2011 में इस स्कूल में एक लड़के ने एडमिशन लिया था जिसका नाम था नीरज। नीरज की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली कहीं ना कहीं धक्के खाती रहती थी हॉस्पिटल्स में। तो नीरज की एक छोटी बहन थी जिसको कहीं पर भेजना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो नीरज के मम्मी पापा ने एक डिसीजन लिया कि 2011 में वो नीरज को इस मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। उन्होंने यहाँ पर उसे हॉस्टल में डाल दिया। नीरज बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे टीचर्स का और वहाँ के वार्डन का और उस स्कूल के फादर, प्रिंसिपल, जितने भी लोग थे, सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया था। सोम के अकॉर्डिंग नीरज पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, जैसे कि सोम को उनके सीनियर ने बताया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, जब नीरज वहाँ पर रह रहा था, गर्मियों का वक्त था, नीरज सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया था और नीरज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। नीरज ने उस स्कूल में एडमिशन 9th क्लास में लिया था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 9th क्लास में आपको एक नए स्कूल में सेटल्ड होना है, कुछ नए दोस्त बनाने, और उसके बाद 10th बोर्ड आने वाला है। तो पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा महीना गुजरा। जब उसकी परफॉर्मेंस से सब बहुत खुश थे और हमेशा उसे कंसोल किया करते थे कि बेटा तेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन तेरी मम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत लंबा अरसा हो गया था जब उसकी मम्मी, उसके पापा और छोटी बहन नीरज से मिलने आए थे। और सोम के अकॉर्डिंग नीरज जो था वो बहुत अकेला रहने लग गया था। उसकी दोस्ती बहुत कम लोगों से थी और जितने भी कम लोगों से होती थी ज़्यादातर छुट्टी पर रहा करते थे। नीरज एक ही क्लास में अकेला बैठ के अपना वक्त गुजारा करता था, पूरी पढ़ाई करने की कोशिश किया करता था। लेकिन 5वां महीना जब नीरज को उस हॉस्टल में लगा तो कुछ लोगों ने नीरज की अजीब सी हरकतें ऑब्जर्व की। जैसे जब सारे सोने के लिए जाते थे तो नीरज एक बेड पे बैठ के एक दीवार की तरफ देखकर अजीब तरीके से बौखला के बात किया करता था। सब नीरज को देखा करते थे पर नीरज को कोई भी टोकता नहीं था, क्योंकि सबको डर लगा करता था कहीं ना कहीं बच्चे ही उस हॉस्टल में रहा करते थे। ये हरकतें नीरज की दिन पर दिन बढ़ने लगी। सोम ने बताया
कि अक्षय भाई जब मैंने अपने सीनियर से पता किया तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत डरा करते थे। कुछ बच्चों ने नीरज को टोकने की भी कोशिश की तो नीरज ने उनका कभी कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे नीरज में एक अजीब सी नेगेटिविटी आने लगी। उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स ने बदलाव देखना शुरू करा, ऐसे बदलाव जो नीरज से कभी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थे, क्योंकि नीरज से पर्सनली वार्डन मिलने आते थे, प्रिंसिपल मिलने आते थे, उसे कंसोल किया करते थे कि बेटा तेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है बट हम प्रे करेंगे। सोम के अकॉर्डिंग उस मिशनरी स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेयर हुआ करती थी। बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता था। जितना भी वहाँ का स्टाफ था, जितनी भी वहाँ सिस्टर थी, वो हमेशा स्टूडेंट्स के बहुत क्लोज रहा करती थी। नीरज को बार बार काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी रीज़न समझ नहीं आता था कि नीरज को हो क्या रहा है। एक रात जब नीरज उस हॉस्टल में था, सारे बच्चे रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ रात के 2 या 2:30 बजे होंगे जब एक बच्चे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नीरज दीवार की तरफ देख के बात कर रहे हैं। और वो जो बच्चा था बस नीरज को बोलता है कि नीरज नीरज सब ठीक है, तू सो क्यों नहीं रहा है। नीरज एक तरफ बस मुड़ के देखता है जहाँ पर उसकी पूरी आंखें लाल थी। उसने उस बच्चे को बोला कि सो जा वरना तुझे जान से मार दूंगा। उस बच्चे ने अगले दिन अपने जितने भी टीचर्स थे उन्हें बताया कि नीरज की आवाज़ तक बदली हुई थी और नीरज अपने आपे में नहीं रहता। इसके बाद उन टीचरों ने कहीं ना कहीं वार्डन को बताया, लेकिन एक्शन लेने में बहुत टाइम बीत गया। जब दूसरे स्टूडेंट्स भी रात को बहुत घबराए रहते थे। वो एक रूम था जहाँ पर 12-12, 15-15 स्टूडेंट्स सोया करते थे। हॉस्टल कुछ इसी तरीके का बना था उस मिशनरी स्कूल में। धीरे धीरे नीरज की ये हरकतें उस हॉस्टल में बढ़ने लगी, जहाँ पर रात को बच्चे उसके आसपास सोने से डरने लगे। कुछ बच्चे बस पूरी रात वहाँ पे गुजारते थे। और ये बात जब वार्डन तक पहुँची तो वार्डन ने फाइनली सोचा कि एक बार नीरज से बात की जाए। जब वार्डन नीरज के पास गए और उससे बोले कि बेटा क्या हुआ है, तो उन्होंने जब नीरज की तरफ देखा, काफ़ी टाइम बाद वो नीरज से बात करने गए थे, तो वार्डन ने देखा कि नीरज पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे उसकी जो आंखें हैं, जो एक टाइम पर बच्चे वाली हुआ करती थी, आज वो ईवल आइज बन चुकी है। उसका जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा डिमोनिक हो गया है। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लगा है और अपने आप को फाइट में कहीं से भी इन्वॉल्व कर लेता है। और उसका जो वेट था वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा था। लेकिन सोम ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे मेरे सीनियर ने बताया कि जब वो लड़का लड़ना शुरू करता था तो अच्छे अच्छे पहलवानों के हाथ पैर तोड़ दिया करता था। मतलब अचानक से एक बच्चे में ऐसे बदलाव कैसे आ सकते हैं, ये पूरा स्कूल सोचने लग रहा था। धीरे धीरे पूरे स्कूल में नीरज के बारे में कोई ना कोई अफवाह उठती जा रही थी और बच्चों ने रोज़ वहाँ पर सोना बंद कर दिया उस हॉस्टल में। वो बस आँख खोल के रात को नीरज को उस दीवार से बात करते देखते और ये हादसे उस हॉस्टल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। लेकिन किसको मालूम था कि नीरज के अंदर जो चीज़ें पल रही थी, जो चीज़ें बढ़ रही थी, उनकी बस अभी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जब 9th के एग्ज़ाम्स आए, नीरज जिसने एडमिशन लिया था 2011 में, उसने बहुत अच्छे से शुरुआत की थी, लेकिन 9th में वो फेल हो गया। वार्डन बहुत ज़्यादा परेशान थे, प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा परेशान थे, सिस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान थी और सबसे ज़्यादा परेशान थे वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में सोया करते थे। फाइनली वार्डन कंसोल करने के लिए नीरज के पास पहुँचे और नीरज को बोला कि बेटा मुझे पता है तुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं तू बहुत परेशान है कि तेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। उन्होंने अपने सामने नीरज का एक ऐसा रूप देख लिया, शायद मेरे को लगता है कि वार्डन खुद उस रात नहीं सोए होंगे। नीरज जो एक आम लड़का था, वो अचानक से वार्डन की आंख में देख के बोलता है, कौन सी मेरी माँ? मेरी माँ? कौन सी माँ? मेरी माँ मर चुकी है। ब्रेस्ट कैंसर? कौन सा ब्रेस्ट कैंसर? मैंने बताया ना मेरी माँ मर चुकी है। मेरे आगे मत आओ, मुझसे बात मत करो, चले जाओ यहाँ से, मैं नीरज नहीं हूँ। जब इस तरीके से नीरज ने वार्डन से बात की, वार्डन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और जैसे कि मैंने बताया उससे ज़्यादा घबरा गए थे वो बच्चे जो उस क्लास में नीरज की इन हरकतों को देखते थे। ये जो एक्टिविटीज़ थी ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। नीरज को कैसे न कैसे अलग अलग काउंसलर्स के पास भेजा जाता जो उसकी काउंसलिंग करते थे। जहाँ पर नीरज के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही थी, वहीं पर जो फादरी थे, जो प्रिंसिपल थे, जो सिस्टर्स थी, वो नीरज की फैमिली को तंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें उनके पापा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। धीरे धीरे जो बच्चे हॉस्टल में नीरज के साथ रहा करते थे, उन्होंने अपने मम्मी पापा को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि मम्मी पापा हमें हॉस्टल से निकाल लो, यहाँ पर एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत करता है। वो रात को दीवारों की तरफ देख के बात करता है और कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करता है जिससे हमें डर लगता है। धीरे धीरे उस स्कूल में पेरेंट्स आना शुरू करते हैं और अपने बच्चों के लिए प्रिंसिपल से बात करना शुरू करते हैं, वार्डन से बात शुरू करते हैं। फादरी जो वहाँ पर चर्च में रहा करते थे उस स्कूल में, उनसे बात करते हैं कि हमारे बच्चों को हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, अदरवाइज आप इस लड़के का कोई ना कोई इलाज निकालो। जब वहाँ पर धीरे धीरे बल्क में पेरेंट्स आने लगे तो उन्होंने अचानक से एक डिसीजन लिया कि नीरज को हम अचानक से निकाल नहीं सकते,
तो नीरज को हम एक सेपरेट रूम में सुलाएंगे जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ सोएगा, और उस रूम के बाहर बहुत बड़ी जो है जालियाँ बांधी हुई थी, रेलिंग हुआ करती थी, मतलब जैसे आप पुराने गेट देखते हैं जो लोहे के पूरे गेट होते हैं, उस तरीके से रहा जाता था। गार्ड वहाँ पर जो लेटता था वो पहली रात सोया, दूसरी रात सोया, लेकिन तीसरी रात सिक्योरिटी गार्ड ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का मानना था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, रात को बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं वहाँ पर। सब ने ऑब्जर्व करा कि जो बच्चा था नीरज, उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अलग थी, मतलब ऐसा लगता था जैसे वो धीरे धीरे पॉजेस हो रहा है। जो मिशनरी स्कूल था जहाँ पर जीसस को इतना ज़्यादा पूजा जाता था, वहाँ पर नीरज दिन में तो स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता था कभी कभी, लेकिन शाम को वो चर्च के अंदर ना जाके चर्च के बाहर जो जीसस की मूर्ति हुआ करती थी उनको बहुत अजीब तरीके से बोलता था कि जा, मैं तुझे नहीं मानता, जा, मेरा तुझे जो करना है कर ले। और पूरा स्कूल ये हरकतें देखता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं नीरज जो है बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, कभी कभी ऐसा लगता था कि यार ये बंदा पोसेस है, लेकिन जैसे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि एक्शन लेते तो पूरे स्कूल में हाहाकार मच जाती। लेकिन वो वक्त भी बहुत करीब आने वाला था जब ये हाहाकार लोगों के कानों तक गूंजने वाली थी। इसी दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था, जहाँ पर नीरज सोया करता था अकेला उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ, एक रात क्या हुआ कि जब वो सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था तब नीरज बेकाबू से हो गए उस रूम में, और बेकाबू होकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगे। उसने उस रेलिंग को खींचना शुरू करा। जब सिक्योरिटी गार्ड नीरज को इस स्थिति में रोकने आया तो उस नीरज ने अपना हाथ घुमाया और सिक्योरिटी गार्ड को इतनी ज़ोर का मारा कि सिक्योरिटी गार्ड सीधा सामने वाली दीवार से जाके टकराया। नीरज ने अपना पूरा जोर लगा के रेलिंग पर जो ताला लगा था उसे बहुत आसानी से तोड़ दिया, और वो सीधा भागा उस विंग की तरफ जहाँ पर वो 2 मंजिल हुआ करती थी और ऊपर थी टंकी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बयान में बताया कि वो इतनी ज़ोर से भागा, वो सिर्फ 2 पैरों पे नहीं 4 पैरों पे भागना शुरू हो गया। जैसे उसने अपने 2 हाथ रख लिए, 2 पैर रख लिए, और वो सीधा उस 2 विंग वाले स्कूल की तरफ भागना शुरू हुआ, जबकि जो हॉस्टल था वो काफ़ी दूर था। नीरज ने कुछ सेकंड ही लगाए। जिस तरीके से वो भागा, सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आंखों से देखा कि वो इतनी ज़ोर से ग्राउंड में भागा, वो सीधा भागता सेकंड विंग से ऊपर जालियाँ कूदते वो सीधा टंकी के पास गया, और टंकी के पास जाके अपने नाखून रगड़ने शुरू करे, जैसे उस टंकी के अंदर कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो नीरज को चाहिए थी। वो जो टंकी थी जो सीमेंट की बनी थी, वहाँ पर नीरज ने अपने नाखूनों से बहुत सारी आकृति, मतलब बहुत सारे ऐसे निशान और डिज़ाइन बना दिए थे जो हर किसी के समझ से परे थे। बड़ी मुश्किल से नीरज को नीचे उतारा गया। नीरज किसी की भी काबू में नहीं आ रहा था। वहाँ जितना भी स्टाफ था, माली और जितने भी टीचर स्टाफ हुआ करता था, सब आए नीरज को उतारने, लेकिन नीरज ने सबको एक एक करके फेंक के मारा। फाइनली जब फादरी को बुलाया गया तो फादरी ने होली वाटर से कहीं ना कहीं नीरज पे काबू पाया। जब नीरज को नीचे उतारा गया तो देखा नीरज ने बहुत अपने आप को नुकसान दे लिया है। उस कमरे में नीरज को वापस लेटाया गया और वेट करा गया कि सुबह कैसे न कैसे नीरज नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें थी वो उस लेवल पे जाने वाली थी जो आपके और मेरे दोनों के समझ के परे हैं। अगले दिन नीरज जब सुबह उठा, नीरज को कुछ भी पिछली रात का याद नहीं था। नीरज ने अपना उसी तरीके से स्कूल का दिन बिताया और रात को वो उसी कमरे में सोने गए जहाँ पर वो अकेले थे। सिक्योरिटी गार्ड उस दिन छुट्टी पे था, वो कहीं ना कहीं किसी की शादी अटेंड करने गया था। अब इसको आप ये मान लीजिए कि यह कोई बहाना था या फिर सही में सिक्योरिटी गार्ड कोई शादी अटेंड करने गया था। बट उस रात नीरज अकेला था और उस पर नज़र रखने वाला कोई भी नहीं था। बाहर से रेलिंग को बंद करा गया था, और उस रात नीरज कब खड़ा हुआ और कब रेलिंग तोड़ी और कब पूरे स्कूल में उसने हंगामा करना शुरू करा, कितने गमले तोड़ दिए और कहाँ पे कितना नुकसान करा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। जब सब सो रहे थे नीरज ने सारा ग्राउंड बर्बाद कर दिया। जो सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे बैठा हुआ था, उसने जब नज़र अड़ाई, वो अपने जानवरों के साथ, कुछ कुत्तों के साथ वहाँ पर खेल रहा था, कुछ उन्हें खाना दे रहा था। उसकी जब नज़र पड़ी कि नीरज ऐसी हरकतें कर रहा है, नीरज पूरे ग्राउंड को तबाह कर रहा है, तभी उसने अपने फ़ोन से इंटरकॉम घुमाया और जो वहाँ पर टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, जो फादरी थे, उन्हें जगाया और बोला कि फटाफट आओ। वो लड़का फिर दोबारा बेकाबू हो गया। जब वहाँ पे सब भागे भागे आए और उन्होंने नीरज पे काबू करने की कोशिश की तो नीरज ने वहाँ पर एक ऐसी हरकत कर दी जिसको देखने के बाद सब समझ गए थे कि अब ये जो केस है ये कोई मामूली केस नहीं रहा, ये सबके सर के ऊपर से जा चुका है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे बैठा हुआ था, एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा खुश था, जानवरों को खाना खिला रहा था, क्योंकि उसके लड़के की एक बेटी हुई थी। और जो नीरज था वो इस बात से बिल्कुल बेखौफ था। जब सिक्योरिटी गार्ड ने नीरज को पकड़ने की कोशिश करी तो नीरज ने उसको देख के बोला कि तू बहुत खुश है ना, आज तेरे बेटे की बेटी हुई है, तू चाहता है कि अभी अभी खबर आ जाएगी वो नहीं रही, मुझे छोड़ दे और यहाँ से चला जा। वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बहुत ज़्यादा डरा, बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, और उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि इस लड़के को कैसे पता कि मैं किस बात पे खुश हो रहा हूँ। उस सिक्योरिटी गार्ड ने नीरज को वहीं की वहीं छोड़ दिया।
और ये सिर्फ उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ नहीं हुआ था, नीरज ने बहुत सारे लोगों को ऐसी पर्सनल बातें बोली जिसकी वजह से सब नीरज से दूर हो गए। अगर वहाँ पे कोई खड़े थे वो थे सिर्फ वो फादरी जिनको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने फिर दोबारा होली वाटर से कहीं ना कहीं नीरज पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नीरज आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा मचाने वाला था। नीरज बार बार सबसे छूट कर सेकेंड विंग से ऊपर चढ़ के उस टंकी के पास जाता और कहीं ना कहीं उसमें कूदने की कोशिश करता। पूरे स्टाफ ने अपना हंगा लगा दिया, पूरे स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आंखों पे पट्टी बांध के वहाँ काम कर रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि ये कोई अर्बन लेजेंड है जो आंखें पढ़कर सब कुछ बता रहे हैं। नीरज को कहीं ना कहीं काबू करा गया और उसी कमरे में सुलाया गया। अब जब वहाँ पर पंचायत बैठी, जहाँ पर फादरी टीचर सारे बैठे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब नीरज के पेरेंट्स से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। हमारे हाथ से सारी बातें ऊपर हो गई हैं, तो नीरज को कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के पास भेजा जाएगा। लेकिन ये जो डिसीजन था, सुनने में जितना अच्छा लग रहा है वो उतना ही इस स्कूल को भारी पड़ने वाला था। अब स्कूल में ये होते हादसे धीरे धीरे स्थानीय लोगों तक पहुंचने लगे, क्योंकि धीरे धीरे जो स्थानीय लोग थे वो प्रिंसिपल और फादरी से मिलने आते और अपने अपने सजेशन देते कि इस लड़के के लिए हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम ये वाली पूजा कर सकते हैं, अगर इस बच्ची की मम्मी की तबीयत ख़राब है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस बच्चे को ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और बताती है कि स्कूल के बाहर जो कटहल का पेड़ है, आज से 3 दिन पहले जब वो उस पेड़ के सामने से जा रही थी, उन्होंने नीरज को उस कटहल के पेड़ पे बैठे देखा था और नीरज वहाँ पर बैठ के कुछ खा रहे थे। पहले उन्हें लगा कि नीरज कोई फ्रूट खा रहा है, लेकिन उसके बाद जब देखा तो वहाँ पर एक कुत्ते का पिल्ला था जिसकी गर्दन नीरज पूरी तरीके से खा चुके थे। उस औरत को इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो 3 दिन से सो ही नहीं पा रही थी और वो वेट कर रही थी कब उसकी हालत सुधरेगी और वो कब जाके फादर या प्रिंसिपल को बताएंगी। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद वहाँ पर जितना भी स्टाफ था उनकी रूह कांप गई थी ये चीज़ें सुनने के बाद कि नीरज एक आम बच्चा जो यहाँ पर सिर्फ अपनी 9वीं कंप्लीट करने आया था, वो 9वीं में तो फेल हो ही गया था, ऊपर से वो इतनी बुरी तरीके से पोसेस हो गया था। लेकिन मेन मुद्दा आता है कि ये सब कुछ हुआ क्यों था। तो फाइनली उड़ीसा के एक बहुत से तांत्रिक को बुलाया जाता है जो वहाँ पर बताते हैं कि एक्चुअली में नीरज से कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से नीरज इतनी बुरी तरीके से पोसेस हो गया था। उन तांत्रिक ने बताया कि एक्चुअली में उड़ीसा में एक अर्बन लेजेंड है जहाँ पर कुछ औरतें सफ़ेद कपड़े पहनकर उल्टी चलती हैं और वो पॉटी खाती हैं, मतलब अपने हाथों के बल चलती हैं। अभी इन अर्बन लेजेंड्स के बारे में शायद उड़ीसा के लोगों ने सुना हो। वो जो औरतें पॉटी खाती हैं वो कहीं ना कहीं डायन कहलाती हैं, या फिर कोई अर्बन लेजेंड में उनको नाम दिया जाता है, जो जिस जगह पर अपने पीछे वाले हिस्से को ज़मीन पर रगड़ दे वहीं पर ही चींटियों का घोंसला बन जाता है। सबसे पहले एक औरत थी जिसके हस्बैंड की बहुत टाइम पहले 15 साल पहले डेथ हुई थी और वो औरत इतना ज़्यादा सदमे में थी कि वो एक डायन कहलाती थी और वो ऐसी काली विद्या उस गाँव में किया करती थी। तो उस औरत ने क्या किया था, वो जो डायन विद्या यूज़ की थी, जो अर्बन लेजेंड में आपको बता रहा हूँ, उस औरत ने अपने पीछे वाला हिस्सा घिस के वहाँ पर चींटियों का एक पूरा एक द्वार बनाया था जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ रहा करती थी। नीरज अपने स्कूल से खेलने निकले थे साइकिल पे और उन्होंने गलती से उस पूरे चींटियों के छेद को जो वहाँ पर होल था उसे रौंद दिया था। जब वहाँ से वो निकले तो इतनी सारी चींटियाँ वहाँ से निकली, कहीं ना कहीं वो जो काली विद्या थी नीरज से वो डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात खुली, जो तांत्रिक ने बताई कि नीरज को अंडों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। नीरज ने एक दिन देखा कि पेड़ के पत्ते पर 3 अंडे लटके हुए हैं और नीरज ने पत्थर उठाया और उन पर दे के मार दिया। और उस डायन ने वो कहीं ना कहीं अपने पति के लिए टोटका कर रखा था, क्योंकि उस डायन का मानना था कि वो जो अंडे थे वो 3 अंडे, उन तीनों अंडों में कोई ना कोई स्पिरिट थी जिसमें उसका हस्बैंड बाहर आने वाला था। मतलब एक अंडे में उसका हस्बैंड निकलता, एक अंडे में जिसकी बलि दी गई थी, और तीसरे अंडे में कोई ना कोई एक ऐसा राज था जो शायद वो तांत्रिक बता के गए या फिर पूरी तरीके से खुल नहीं पाया। लेकिन वो 3 अंडे की एक प्रक्रिया थी जो काले टोने की थी। नीरज ने वो जो 3 अंडे फोड़े थे उनमें से जो स्पिरिट्स निकली थी उन्होंने नीरज को पूरी तरीके से पोजेस कर लिया था। अब आखिरी में आगे नीरज को बहुत सारे मंदिरों में दिखाया गया। नीरज वहाँ पे जाके शांत तो हो जाते थे लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। फाइनली नीरज के पेरेंट्स को बुलाया गया और नीरज को उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया। जब नीरज की सारी कंडीशन के बारे में बता दिया गया, उन दिनों नीरज की तो हालत ख़राब हुई कहते कि नीरज की वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत तकलीफ हुई। उनकी मम्मी की जो कीमो चल रही थी वहाँ पर भी उनको बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन फाइनली उनकी मम्मी तो स्टेबल हो गई, लेकिन नीरज को बहुत दिक्कत हुई थी। अब ये पूरा इंसिडेंट हमें सोम ने बताया अपने सीनियर से पूछ के, तो हम सोम को ये बोल सकते हैं एक तरफ से शुक्रिया, लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि आगे जाके जब सोम ने पता करा कि एक्चुअली में नीरज का हुआ क्या, तो नीरज की बाद में जाके शादी हो गई थी और वो सेटल्ड हो गए थे कहीं ना कहीं, और उनकी एक बच्ची भी है। ये घटना पूरी की पूरी 2011 में हुई थी जब वो 9वीं क्लास में थे, और 10वीं 11वीं 12वीं पूरा अच्छा खासा जो है 14-15 साल निकल गए अब इस इंसिडेंट को, तो कहीं ना कहीं उनका सेटल्ड होना बनता है ठीक होने के बाद। तो
इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो यही है कि मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कि आप अपने बच्चों पर निगाह रख सकते हैं, और निगाह रखनी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। कि बच्चों से कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो जाती है, जैसे रोड के बीच में टोटका रखा हो, या फिर कहीं ना कहीं किसी दीवार के बीच में सिक्के रखे हों सिंदूर से बांध के, कहीं ना कहीं कुछ टॉफ़ी ज़मीन में गाड़ रखी हो, या फिर टॉफ़ी दीवारों में लगा रखी हो जिस पे कोई ना कहीं उतारा कर रखा हो। क्योंकि बच्चों को तो सिर्फ खाने से मतलब है, बच्चों को मतलब नहीं है कि वो जैम्स का पैकेट है या जैम्स के अंदर कोई आत्मा बंद है जो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सीख दे सकते हो कि बेटा रोड पे पड़ी चीज़ और कहीं ना कहीं दीवारों में गड़ा कुछ भी सामान जो है उससे दूर रहें। कोई सिंदूर, कोई धागे, कोई लाल वस्त्र, कुछ भी ऐसा दिखे काला वस्त्र, उससे दूर रहें। आखिरी में आके मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आ गए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर, ताकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आप तक आती रहे। इसके बाद हमने आपकी भारी डिमांड पर पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। तो कुछ लोग मेरे जो चैनल है उसको फेक समझ रहे हैं। अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो जो है उस पर हम हर थर्सडे एक नया पॉडकास्ट लेके आते हैं सब्सक्राइबर का। उसके अलावा कुछ क्लिप्स हम जो है अपने मेन चैनल के पॉडकास्ट की काट के उस पर डालते हैं, ताकि आप लोग एंटरटेन होते रहें, आप नहीं तो हमारे नए व्यूअर्स एंटरटेन होते रहें। कहीं ना कहीं पुरानी क्लिप्स जो है रिप्ले के तौर पर देखते रहें, जहाँ से आप सबक सीख सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं। उसको भी प्यार करो, वो भी आप ही का हिस्सा है। कहीं ना कहीं हम आपसे ही बने हैं, हम आपके ही हैं। तो यही बोलेंगे, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो उसे आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। और आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आपको हमारी टीम जो है कहीं ना कहीं अप्रोच करेगी। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो आप जनता के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी उसी तरीके से प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। और ध्यान रखिए जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्यार दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। नई वीडियो और नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तेरे बेटे का भी एक लड़की हुई है ना ऐसे, तो वो चौंक जाता है, तो बोलते हैं निकल जाए यहाँ से वरना अभी तेरे को खबर आई कि वो चली गई है। 3 अंडे थे लेकिन उसको भी उसने पत्थर मार के तोड़ दिया। मतलब कि एक तो जो ब्लैक मैजिक कर रही थी वो अंडे में से एक चूजा निकलता जिसमें उसका पति बाहर आता, एक में वो बाहर आता जो ये सबको करवा रहा है, मतलब जो एक मीडियम होता है ना, और एक जो अंडा था वो ऐसे ही उसमें से नॉर्मल चूजा निकलता।